अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो ख़ास उन बच्चों के लिए है जो इंस्पेक्टर रेवेन्यू की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एट द एंड ऑफ नवंबर आपका टेस्ट होने वाला है और हमने 2 बेजेस चलाए हैं, बेज 1 बेज 2। अब इसके पहले मैंने डेमो लेक्चर सर का चलाया था, जो हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, सीएसपी हैं, उसका डेमो लेक्चर हमने सर का चलाया था। अब लेक्चर 2 में अपलोड कर रहा हूँ। एक दो लेक्चर्स करूँगा जैसे आप लोगों को आइडिया हो कि ये कोर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। जो बच्चे सीरियस हैं पूछते हैं कि सर हमें कोर्स चाहिए, फिर पूछते हैं डेमो क्लास चाहिए। क्लास जो पहले मैंने अपलोड की है सर की, एडिशनल कमिश्नर साहब की, वो उसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो देख लें। और ये लेक्चर आपका दूसरा है। एक दो लेक्चर्स मैं इसलिए अपलोड करता हूँ पूरे पूरे जैसे आप लोगों को आइडिया हो जाए। जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें थोड़ा सा देखें तो सही। वैसे तो नॉर्मली हमारा ट्रस्टेड जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो ट्रस्टेड होता है। काफ़ी बच्चे जो लेते हैं बगैर पूछ के, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। इस तरह मेरे पास जो टीचर्स आते हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी होती है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की और आप परेशान हैं तो आप ये भले डेमो, ये लेक्चर नंबर 1 देख लें या डेमो लेक्चर भी देख लें। उसके बाद आप सेशन ले सकते हैं। इसमें 40 लेक्चर्स होंगे प्रोफेशनल के और 17 लेक्चर्स इंग्लिश के होंगे और 70% ऑफ है इस दफ़ा। बिल्कुल मिनिमम कास्ट पे आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ये कोर्स देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसमें 2-3 आपको पीडीएफ फाइल भी शेयर किए जाएंगे, वो भी आपको फ़ायदा देगा। बाकी लेक्चर से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आई एम श्योर। तो ये लेक्चर आप देखें, सर का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारे लेक्चर्स आपको 57 लेने हैं इंस्पेक्टर रेवेन्यू के, तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। First of all, I would like to have your feedback on our demo class. So, उसमें कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज जो पूछना हो आपने, या is there anything that you want to revise, or is there anything that you want to ask? कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज जो आप लोग पूछना चाहते हो, या उसका repetition, you need something? Okay, is this visible to everyone? Please let me know. ये सबको नजर आ रही है जी? Great. चलें जी, ठीक है, good. So we are going to start it. अच्छा, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं टैक्सेशन के, और जो जो चीज़ें आपकी पेपर में एज एन एमसीक्यू पूछी गई हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको हम एज ए सेक्शन भी पढ़ेंगे अपने ऑर्डिनेंस में, और अभी इनकी सिर्फ हम डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं। बट जहां जहां रिक्वायर्ड होगा मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि ये आप ऑर्डिनेंस में कहां पर देख सकते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ आवर सेशन मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कुछ एक आध बुक भी रेफर करनी होगी, सिर्फ इसलिए कि व्हेन वी विल बी गोइंग थ्रू आवर लेक्चर आपको वो बुक शायद रिक्वायर्ड होगी। अगर सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अभी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। वैसे ऑलमोस्ट ऑल दी टैक्स लॉज, income tax, sales tax, customs, they are all extendable to entire Pakistan. यानी इनकी जो jurisdiction है, यानी इनकम टैक्स कहाँ कहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं, सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज कहाँ कहाँ पे कलेक्ट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड jurisdiction ऑफ टैक्स। वो उसकी jurisdiction, एक तो 4 प्रोविंसेस जो हैं, बलूचिस्तान, केपी के, सिंध एंड पंजाब। फेडरल कैपिटल यानी आपकी इस्लामाबाद, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा, इन सब जगहों पे आपके टैक्स लॉज इक्वली इम्प्लीमेंटेड हैं। यानी
इन सब जगहों पे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज। अच्छा, however, any federal law including tax laws do not automatically apply to FATA and provincially administered unless the president or governor with the approval of president respectively direct। अच्छा देखें, अगर कोई टैक्स लॉ में कोई चेंज आता है, वैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज, कस्टम्स, ये सारे एप्लीकेबल हैं, बट कोई ऐसी नई टैक्सेशन करनी है, फॉर एग्जांपल कि जी हमने फिलहाल गंदम पे कोई टैक्स लगाना है, कोई ड्यूटी या कोई हमने ड्यूटी लगानी है, बढ़ा देनी है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। हमें बताना पड़ेगा कि ये फाटा और पाटा पर भी अप्लाई होगा। यानी जैसे हम दूसरे जुरिस्डिक्शंस में बताते नहीं हैं, सिंध में या बलूचिस्तान में, केपी के पंजाब में अगर हम लगाना होता है, बट फॉर फाटा एंड पाटा इनके लिए हमें स्ट्रिक्टली ये चीज बतानी होती है। अच्छा, जीबी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में अब एप्लीकेबल है, पहले ये एप्लीकेबल नहीं था। अच्छा, कीप इन माइंड, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम जो आपका कोर्स कवर कर रहे हैं, जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, डिफरेंट लेक्चर्स जो हम लोग कंडक्ट करेंगे, इसमें मैं आपको यानी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा, और आपका जो यानी सिलेबस है, दे हैव आस्क्ड टिल 2016, जून 2016 तक का सिलेबस आपका पूछा गया है, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, यानी 2016 तक का जो था वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि 2016 को काफी टाइम हो गया है, तो 5 साल में कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि 2016 में क्या था और अब क्या है। राइट, ओके। तो ये जुरिस्डिक्शन है, जीबी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहले एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब वहां पर भी ये टैक्सेस एप्लीकेबल है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इनकम। All receipts by a person do not necessarily constitute income. Generally, income is the money received for work done or investment. अच्छा, नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हर तरह की इनकम जो है वो टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है। जो ऑल रिसीट्स, सारी की सारी रिसीट्स वो टैक्सेबल नहीं होती। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ में उनमें टैक्स कम या बिल्कुल जीरो होगा, या उन पे एग्जेम्पशन होगी, उन पे टैक्स लगता ही नहीं होगा। यानी नॉर्मली हम जैसे सैलरी है, सैलरी पे टैक्स लगता है, कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, उस पे टैक्स लग जाएगा, बट ऐसा हर केस में नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें टैक्सेशन नहीं लग रही होगी। सो ऑल रिसीट्स या ऑल इनकम आर नॉट टैक्सेबल, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। जनरली कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो टैक्सेबल नहीं होती हैं। कैसे? यानी अगर आप अनटिल अनलेस आपने कोई ऐसी चीज बेची हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपने गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपने बेच दी है। अब गाड़ी की जो आपने बेची है, इसकी बेचने पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल हाउस, ठीक है, इमूवेबल गुड है, कोई प्रॉपर्टी आपने बेच ली है, इसकी रिसीट्स जो आएंगी वो टैक्सेबल होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होंगी, ठीक है। बट कुछ ऐसी गुड्स हैं जो कि अगर आप बेचेंगे तो उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है। नॉर्मली ये रेवेन्यू पे टैक्स लगता है, यानी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। रेवेन्यू यानी कोई ऐसी इनकम जो कि
कंटिन्यू हो नॉर्मली, जो कि आपके पास एक रनिंग में कोई इनकम होती है, इस तरह की चीजों पे ये आपका इनकम टैक्स लगता है। हम अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज को भी भूल जाएं, सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है। इनकम टैक्स जो है वो नॉर्मली रिसीट्स पे, रेवेन्यू रिसीट्स या रिकरिंग रिसीट्स पे लगता है, जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में होती हैं। और कहीं जब तक बताया ना गया हो कि कौन सी कैपिटल रिसीट्स, जैसे जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी वाली एग्जांपल, कि अगर आप कोई घर बेच देते हैं, कोई फ्लैट बेचते हैं, ठीक है, तो उस पे टैक्सेबिलिटी हो सकती है अगर आपको एक स्पेसिफिकली आप उसके अंदर फॉल कर जाते हैं। उसकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे। अदरवाइज कोई कैपिटल गुड बेचने पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। हर कैपिटल हर कहीं लग भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ये टैक्स नहीं लगता, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई इशू? जी, इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको बताया था कैसे आती हैं। डिस्पोजल ऑफ पर्सनल हाउस, आपने अपना कोई जाती मकान बेचा, कोई आपने ज्वेलरी बेच दी, कोई आपने कोई ऐसी कोई गिफ्ट था आपके पास, किसी ने आपको कोई चीज गिफ्ट की, फॉर एग्जाम्पल कोई यानी ये समझ लें घर की कोई यानी बड़ा आइटम, ठीक है, सोफा सेट है, कोई आपको किसी ने गिफ्ट किया या आपने खुद खरीद दिया, वो आपने बेच दी, इस पर कोई टैक्सेशन नहीं है, ठीक है। घर की कोई भी ऐसी अप्लायंसेज आपने ली, खरीदी, फिर आपने बेच दी, कोई इस पर टैक्सेशन नहीं है। बतानी आपको होगी कि जी मैंने कोई अपना ज्वेलरी खरीदी थी फिर बेच दी है, कोई गाड़ी खरीदी बेच दी है, घर खरीदा था वो बेचा, ये आपने चीजें बतानी जरूर है कि जी मैंने किया था, लेकिन इस पे टैक्सेशन नहीं होगी। अच्छा, कुछ टैक्सेशन, सर्टेन कैपिटल रिसीव्ड डीम्ड एज इनकम फॉर द टैक्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम टैक्सेशन में कर लेते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जहां पे इन्वॉल्व हो रही है। जैसे अगर पर्सनल हाउस आपने बहुत कम अरसे में खरीदा और बेच दिया, जैसे नॉर्मली बिजनेस पर्पस से, यानी जो हमारे पास रियल एस्टेट वाले लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, कम अरसे के लिए खरीदा, यानी 3 महीने में लिया फिर बेचा, 6 महीने में लिया फिर बेच दिया, तो इट्स सम काइंड ऑफ अ बिजनेस, उनके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप लेट से कि आपने घर खरीदा है फिर वो आपने 20 साल के बाद बेचा है, तो इट्स नॉट टैक्सेबल, ठीक है। अगर आपने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया और बेचा है तो इट कैन बी टैक्स्ड, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, नथिंग टू वरी अबाउट। गेन ऑफ एसेट्स में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल गेन्स में, ठीक है। गोल्डन हैंडशेक जो है, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक जो है वो टैक्सेबल है, यानी अगर आपको एक साथ आप लेट से आपको सर्विस से टर्मिनेशन, आपको लेट से कुछ इदारे हैं, ठीक है ना, आपकी नौकरी खत्म हो गई, आपको जबरदस्ती जो है आपकी यानी टर्मिनेट कर दिया गया आपको, और उसके अगेंस्ट आपको बहुत अच्छी रकम उन्होंने एक साथ दे दी, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आपको दे दिया, तो वो टैक्सेबल है। वो हम डिस्कस बाद में करेंगे कैसे, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाती है। उसकी रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल टैक्सेशन से, लेकिन वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स केस टू केस। अच्छा, सेल और परचेज, ये इसको अब बाद में डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टी की परचेज और सेल दो डिफरेंट इश्यूज हैं, ठीक है। परचेज पे हम
बात कर लेंगे कि उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, वो हम बाद में आएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में हैं, यानी रिकरिंग रिसीट्स तो हैं, लेकिन वो उसके बावजूद टैक्सेबल नहीं है, यानी उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये इट्स बाय लाइक एनेक्टमेंट ऑफ लॉ, लॉ ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम, अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपकी है तो उस पे इनकम टैक्स कोई नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी एग्रीकल्चर से कोई इनकम आती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। इट इज ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जो हमारे पास लॉ है उसने ये प्रोटेक्शन दी हुई है कि ये एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। हालांकि कंटिन्यूस हो सकती है, आपको हर साल एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इट्स नॉट टैक्स्ड। अच्छा, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं, या फॉर एग्जांपल जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ठीक है, एम्बेसडर जो हैं उनकी इनकम जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। और फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर बाहर से कोई गवर्नमेंट ड्यूटी पे, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट ड्यूटी पे, यानी कोई यहाँ पे किसी खास मिशन पे, कोई जिस तरह कुछ मिलिट्री या सिविल के लोग यहाँ पर आते हैं सर्व करने के लिए पाकिस्तान में, तो उनकी जो इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि यानी जिनकी अपनी इनकम जनरेट भी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इंडस हॉस्पिटल, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल है, शौकत खानम है, द सिटीजन फाउंडेशन है, इस तरह के बहुत सारे, ईदी है, ठीक है, और आ खान है। इनकी इनकम जो है ये ट्रस्ट, एज ए ट्रस्ट, कुछ नॉर्मली ये ट्रस्ट डिक्लेयर्ड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इट्स समथिंग एल्स, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कैसे, लेकिन नॉर्मली ये इंस्टीट्यूशन एज ए ट्रस्ट डिक्लेयर होते हैं। तो इनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। यहां तक कोई सवाल है जी? ठीक है, ये आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, यानी आपकी एमसीक्यूज में कि जी एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्सेबल और नॉट, इनकम ऑफ डिप्लोमेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज टैक्सेबल और नॉट। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, या इनकम ऑफ स्टेट बैंक, या इनकम ऑफ शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, या इनकम ऑफ इंडस हॉस्पिटल, इज इट टैक्सेबल और नॉट। ठीक है, देखिए कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप कोई कैपिटल गुड से मतलब है कोई ऐसी गुड जिसकी, हम ये बाद में कॉन्सेप्ट प्रॉपर आएगा, जिसकी यानी ये समझ लें कि कोई ऐसी बड़ी गुड जिसकी आप डेप्रिसिएशन समटाइम्स क्लेम करते हैं, यानी गाड़ी हो गई, घर हो गया, ठीक है, कोई ज्वेलरी हो गई, कोई घर का बहुत बड़ा आइटम है, ठीक है, ये नॉर्मली कैपिटल गुड्स होती हैं जो कि जिनकी लाइफ जो है, ये समझ लें, जिनकी लाइफ 1 ईयर से अबव हो, ठीक है, वो कैपिटल गुड्स होती हैं, और उनको बेचने पे जो आपके पास इनकम आती है दैट्स कॉल्ड कैपिटल इनकम। ठीक है जी, कोई सवाल और? अच्छा जी, सेक्शन 2, ये समझ लें नॉर्मली हर लॉ में इनका, ये अभी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज भी हर लॉ में सेक्शन 2 जो होता है, सेक्शन 2 वो डेफिनेशंस को रिलेट करता है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। जितनी भी पूरे ऑर्डिनेंस में डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है। Section 2 of the Income Tax Ordinance 2001 is all about definitions. ठीक है, सब की सब definitions वो
सेलिंग ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग, अगर आपने कोई दुकान बेच दी है तो इट कैन बी अ कैपिटल रिसीट, ठीक है, बट सेलिंग ऑफ बिजनेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल, ठीक है, वो हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे कि जो डेफिनेशंस हैं वो हमेशा सेक्शन 2 में डिफाइंड होती हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी सेक्शन 2 जो है, ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। सेक्शन 2, अच्छा ये बात समझ लें कि अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सेक्शन 2 ब्रैकेट 29 नजर आ रहा है, ठीक है। 2 जो है वो सेक्शन है, 29 जो है वो सब सेक्शन है, ये बात समझ लें। 3 तरह की चीजें होती हैं, एक सेक्शन होगा, एक सब सेक्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसके आगे ए लिखा हुआ होता, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं है, कहीं आगे शायद आ जाएगा, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 2 ब्रैकेट 29 आगे फॉर एग्जांपल एक दूसरी ब्रैकेट होती है, उसके अंदर ए लिखा हुआ होता। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 क्लॉज ए, 3 चीजें होती हैं, सेक्शन, सबसेक्शन एंड क्लॉज। सेक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, यानी बाहर हो लिखा हुआ होगा। ब्रैकेट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो सबसेक्शन कहलाएगा। उसके आगे ब्रैकेट में अगर अल्फाबेट कोई A to Z कोई लिखा हुआ है तो वो क्लॉज कहलाएगा, ठीक है जी। तो हमेशा कोई भी आप लॉ पढ़ेंगे, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, या कोई भी दुनिया का कोई भी लॉ हो, वो हमेशा इन 3 चीजों पे चलता है, सेक्शन, सबसेक्शन एंड क्लॉज, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस का है, उसका सब सेक्शन 29 है, उसमें इनकम को कैसे डिफाइन किया है? इनकम एज अंडरस्टूड इज नॉर्मल बैलेंस, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन डिडक्शन। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ऐसी चीज जिसको हम यानी ऑर्डिनेंस में बताई गई है कि जी ये टैक्सेबल है, वो इनकम कहलाएगी। ये ऑर्डिनेंस पे हम प्रॉपरली आएंगे। जो भी टैक्सेबल चीज है वो इनकम कहलाएगी फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी इनकम टैक्स के हवाले से जिस पे टैक्स लग रहा है वो टैक्सेबल चीज हो जाएगी, यानी वो इनकम, उससे कोई चीज इनकम ड्राइव हो रही है, इसी वजह से उस पर टैक्स लग रहा है। ये बात समझ लें कि प्रॉफिट और इनकम में फर्क होता है। प्रॉफिट और इनकम और नॉट सिनोनिम्स, ठीक है। ये नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं हम लोग कि जी इनकम और प्रॉफिट एक चीज है, इनकम अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, ये आगे आपको प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे और आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल जी आप महीने का 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है। 100 रुपया कमाने के बाद आपने जी उसमें से 10 रुपए घर का किराया दिया और 10 रुपए आपने जो है ना बिल्स वगैरह दिए, फिर 15-20 रुपए आपने अपने घर के खर्चे वर्चे चलाए, कुछ बच्चों के खर्चे, ये वो सब मिला के आपकी सारे एक्सपेंसेस निकाल दिए हमने, और पीछे आपके पास 20 रुपए बच गए, ठीक है। अच्छा, 20 पे हमने टैक्स लगा दिया, ठीक है, 20 पे ये टैक्सेबल इनकम आ गई आपकी, जो बचा। उसको बचने के बाद हमारे पास टैक्स निकालने के बाद 5 रुपए और बच गए, टैक्स भी लग गया, पीछे 5 रुपए बच गए, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, यानी ये आपका प्योर प्रॉफिट है। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 रुपए आपने कमाए महीने के, सारे खर्चे आपने निकाल दिए, किराया ये वो सब कुछ निकाला,
लास्ट में हुआ ये कि खर्चा जो है वो ज्यादा हो गया, जितनी आपने इनकम थी उससे खर्चा ज्यादा हो गया। यानी आपने कहीं उधार दिया और आपने कहा जी मुझे तो मतलब महीने में यानी 20 रुपए माइनस में आ गए, फॉर एग्जाम्पल -20 आपने दिखा दिया, ये तो लॉस हो गया, लॉस हो सकता है ना, ठीक है। ये मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ अभी। यानी आपने सारे खर्चे दिखाने के बावजूद आपने कहा कि जी या तो आपके पास कोई इनकम बची नहीं, जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। अब क्या आप इस पे टैक्स कैसे देंगे? टैक्स तो किसी अमाउंट पे लगेगा ना, अमाउंट ही नहीं बची तो टैक्स कैसे लेंगे? या फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपको उल्टा, आपने पैसे ले लिए किसी से, 20 रुपए किसी से उधार ले लिए, -20 आपने नीचे दिखाया हुआ है, आप टैक्स कैसे लगेगा? ये तो लॉस हो गया। लेकिन ये -20 या जीरो ये इनकम कहलाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये जीरो इज अ इनकम, माइनस इज अ इनकम, ये बात समझ लें, ठीक है। लॉस ऑफ इनकम इज ऑल्सो इनकम, ठीक है। कहीं पर अगर किसी ने माइनस में दिखाई हुई है या जीरो दिखाई हुई है तो इट्स ऑल्सो एन इनकम। कोई सवाल है यहाँ तक? ये चीजें वो हैं जो आपसे पूछी जाएंगी कि जी जो नेगेटिव या लॉस इनकम है वो इनकम कहलाती है, नहीं कहलाती है, जीरो है वो इनकम कहलाएगी, प्रॉफिट में और उसमें इनकम में क्या फर्क होता है। इनकम जो है वो आपकी एक वो अमाउंट है जिसमें अभी एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, जिसपे अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी आपने इसमें से इनकम माइनस करनी, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, फिर उस पर जो आपकी अमाउंट आएगी उस पर टैक्स लगाना है, उसके बाद जो रकम आएगी वो प्रॉफिट कहलाता है। तो फर्क हो गया, सही है। कोई सवाल है यहाँ तक? जी बताइए, if there is any question. If there is any question, or should we move forward? Okay. Is it clear to everyone? आवाज आ रही है? Hello. Am I audible to everyone? हेलो, आवाज आ रही है सर? एक क्वेश्चन था आपसे। जी बताइए। सर ये आपने कहा कि हमारी इनकम वो है जिससे हम एक्सपेंसेस माइनस कर लें, फिर वो जो बचेगा वो उसको इनकम कहते हैं। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करें। सर अब आ रही है आवाज क्लियर? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी दोबारा बताएं, थोड़ा सा आवाज आ रही है सर? जी अब ठीक है कुछ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि इनकम वो है इंडिविजुअल की जिससे अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर लें रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो इनकम है। वो इनकम नहीं है, वो टैक्सेबल इनकम है। नहीं, अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पे गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनकी तो सैलरी आने से पहले ही वो टैक्स कट जाता है, अगर उनका टैक्सेबल इनकम काउंट होती है। अगर गवर्नमेंट की स्लैब्स जो इतनी है कि 4 लाख पे इतना टैक्स लगेगा, 8 लाख पे इतना लगेगा। जी जी जी, देखिए वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक जनरल बिजनेस इनकम की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सैलरी इनकम इज समथिंग डिफरेंट। सैलरी इनकम में डिडक्शन एट सोर्स हो जाती है, ठीक है। आपकी यानी एम्प्लॉयर जो है वो आपकी डिडक्शन कर लेता है और एट सोर्स आपकी डिडक्शन हो जाती है। तो सर यहाँ पे ड्रॉबैक नहीं है कि सैलरी वालों को ये मतलब ये तो एक किस्म का बेनिफिट है ना कि अगर बिजनेसमैन को रेंट भी निकाल के बाकी चीजें भी निकाल के वो एक्सपेंस बच रहा है, अगर वो पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसमें माइनस कर ले तो उसका तो इनकम टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है।
देखें ये चीज वो सारी चीजें कैटर की गई हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होता है टू द एक्सटेंट ऑफ योर बिजनेस ओनली। जो आपके बिजनेस एक्सपेंस हैं सिर्फ वो आप माइनस कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस और नॉट डिडक्टेड, ये पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं करता इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि जी अगर आप की कोई पर्सनल एक्सपेंस हैं तो वो भी आप माइनस करें। हाँ, तो नॉर्मली वैसे ऐसा हो रहा है या होता है, बट ये आपको मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर हमारे एसएमई जो बिजनेसेस हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चार्टर्ड अकाउंट से तो मेंटेन नहीं करते। अगर हम कॉर्पोरेशंस की बात करें तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेंटेन होते हैं, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं इतना इनका एक्सपेंसेस हुए थे और इसमें कोई पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है। तो हमारे तो सेक्टर तकरीबन 50% से ऊपर हमारे पास एसएमईज हैं और उस वजह से वो हमारा टैक्स डेफिसिट हो रहा होता है। तो इसके लिए एज अ टैक्स ऑफिसर यही चीज आपको पकड़नी होती है कि कहाँ पे किसने कोई पर्सनल एक्सपेंस अगर क्लेम किया है या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आप समझते हैं कि दिस शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम, वो आपने पकड़ना होता है। आपका काम ही यही होगा एज अ टैक्स ऑफिसर, या आप जब फील्ड में आएंगे इंशाल्लाह तो आपका यही काम होता है कि नॉर्मली बिजनेस इनकम जो होती है, सैलरी इनकम में कोई इशू नहीं होता, लेकिन बिजनेस इनकम में ये इशू होता है कि नॉर्मली जो डिडक्शंस होती हैं या जो एक्सपेंसेस उन्होंने क्लेम किए हुए होते हैं वो नॉर्मली क्लेमेबल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। तो एज अ टैक्सेशन ऑफिसर आपने वो एक्सपेंसेस पकड़ने होते हैं कि जी ये टैक्स जो आपने क्लेम किया है ये प्रॉपरली क्लेमेबल एक्सपेंस नहीं है, या ये क्लेम जो है इसको आगे जस्टिफाई करें, यही चीज आपने देखनी होगी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं अभी जैसे हमने डिस्कस किया था जो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स हैं। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ये एज अ ट्रस्ट डिक्लेयर है, ठीक है। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल ये एज अ ट्रस्ट डिक्लेयर्ड है, ठीक है। कुछ ऐसी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द सिटीजन फाउंडेशन, ईडी वेलफेयर जो है ट्रस्ट जो है, ये कुछ इदारों को एज अ ट्रस्ट या फाउंडेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। इनकी सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये सेकंड शेड्यूल जो है हम अभी आएंगे, सेकंड शेड्यूल क्या चीज है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ लें कि एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगना। अच्छा, आगे हम चल के डिस्कस करेंगे कि एग्जेम्प्ट टैक्स और 0% टैक्स पे फर्क है, यानी किसी चीज पे कोई टैक्स नहीं लगना, या मैं ये डिक्लेयर कर देता हूं कि जी ये फलां चीज है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, यानी एग्जेम्पशन आपने क्लेम करनी होती है, 0% टैक्स क्लेम नहीं करना होता। ये दो चीजें ये आगे चल के क्लियर भी हो जाएंगी, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा मैं जो है आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि जी आ खान हॉस्पिटल की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है, एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब है ये इस पे कोई टैक्स नहीं लगना, लेकिन एग्जेम्पशन जो है वो ये क्लेम की जाएगी, यानी ये बताई जाएगी कि जी ये हमारी एग्जेम्प्ट इनकम है। लेकिन कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है कि जी इस पर्टिकुलर चीज पे इनकम टैक्स जो है वो 0 है, तो वो क्लेम नहीं करेगा, यानी बताएगा नहीं। एग्जेम्प्ट इनकम हमेशा बताई जाती है या वो रिन्यू करवाएगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसको एग्जेम्प्ट बताएगा कि जी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन 0% वाले टैक्स पे किसी को ये बताने की या क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी कि जी मेरी इनकम 0 है, हालांकि टैक्स दोनों पे नहीं लग रहा, 0 वाले पे भी कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट वाले पे भी कोई टैक्स नहीं लगता, दोनों बराबर है, ठीक है। टैक्सेशन के हवाले से दोनों बराबर है, लेकिन एग्जेम्प्ट
वाला बताएगा कि जी मेरी एग्जैम्प्ट है, 0% वाला नहीं बताएगा। 0% वाला सिर्फ अपनी डिक्लेयर कर देगा कि जी मैं 0 पे हूँ, मुझ पे कोई टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपकी 12 लाख की इनकम थी, ठीक है, या आप सैलरी टैक्सेशन ले लें, फॉर एग्जाम्पल जी आप 3.5 लाख रुपए आपकी साल की इनकम बनती है, ठीक है, आपकी कई ऐसे लोग हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपये 20,000 रुपये कमाते हैं महीने का सैलरी है, तो उन पे टैक्सेशन है लेकिन 0 पर है, एग्जेम्प्ट नहीं है वो लोग, एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई बंदा सैलरी जिसकी 20,000 या 25,000 रुपए है तो वो बिलो टैक्स है, यानी उस पर टैक्स लगता तो है लेकिन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो एक खास हद से ऊपर नहीं आ जाएगा। यानी वो ऐसा नहीं है कि वो जी अब ठीक है, आवाज आपको ठीक आ रही है? ये वॉइस का कोई इशू है, प्लीज लेट मी नो। इज दिस वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आवाज सबको ठीक आ रही है? सर आवाज सही है सर आपका, ये बिलाल का थोड़ा सा इशू होता है, आप इसको इग्नोर कर दें सर। ओके अच्छा जी, तो 0% और एग्जाम टैक्स में ये डिफरेंस है। 0% इज वेयर यू आर बिलो द टैक्सेबल लिमिट, आपकी एक सर्टेन लिमिट होगी टैक्स की, उससे आप यानी बिलो होंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, आप 20 या 25,000 आपकी सैलरी है, सो यू वोंट बी टैक्स्ड, आप पे टैक्स लग ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्प्ट हैं। एग्जाम्प्ट का मतलब ये है कि आप पे टैक्स लगना ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी इनकम कमा लें, चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, आप पे टैक्स लगना ही, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो 5 हैं पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। ये 5 तरह के हेड्स हैं। ये आपसे एज एन एमसीक्यूज कई बार ये पूछा भी गया है कि हेड्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कितने हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है? तो 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 1 बाय 1 हम हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है, यानी ये वो 5 चीजें हैं जहां से इनकम आ सकती है। सैलरी से आ सकती है, प्रॉपर्टी से आ सकती है, बिजनेस से आ सकती है, कैपिटल गेन यानी अभी मैंने जो चीजें आपको बताई थी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कैपिटल गुड्स, उनके बेचने पे खरीदने को हम डिस्कस करेंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अगर ऊपर चारों में कहीं फॉल नहीं करता तो कोई ऐसी इनकम भी होगी जो कि उन ऊपर में नहीं आ रही लेकिन उसके बावजूद वो इनकम है, ठीक है? तो 5 तरह के डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम हैं जिनसे इनकम आ सकती है और जिन पे टैक्स लग सकता है। Is there any question so far? Am I clear? यहाँ तक सबको क्लियर है जी? प्रॉब्लम? अच्छा जी, अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस करके बताया था कि आप हमेशा अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, लेकिन वो एक्सपेंस माइनस होगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फिलहाल बिजनेस इनकम को डिस्कस कर रहा हूँ और कोई सैलरी इनकम फिलहाल डिस्कस नहीं हो रही या कोई और इनकम को हम डिस्कस नहीं। एक जनरल, क्योंकि नॉर्मली टैक्सेशन जो है वो बिजनेस टैक्सेशन ज्यादा डिस्कस होती है, तो
जनरली जब मैं कोई चीज डिस्कस कर रहा हूँ इट मीन बिजनेस इनकम। तो एक्सपेंसेस जो हैं जब आप माइनस करेंगे अपने इनकम में से तो वो हमेशा वो एक्सपेंसेस होंगे जो कि आपकी बिजनेस में लग रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दुकान है आपकी और वो रेंट पर है, ठीक है, आप कोई दुकान है आपकी जनरल स्टोर, फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर है आपका और मत आपने वो किराए पे दुकान ली हुई है, तो दुकान का किराया जो है इट्स बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंडिचर है ये आपका, ये आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स, अगर उस दुकान की यूटिलिटी बिल्स हैं तो वो भी क्लेमेबल हैं क्योंकि वो उस बिजनेस इनकम को ड्राइव करने के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई पर्सनल एक्सपेंस उसमें क्लेम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप बच्चों के साथ ही घूमने फिरने चले गए आप जो है नॉर्दर्न एरियाज, तो ये आपका क्लेमेबल एक्सपेंस नहीं होगा। ये कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, ये आप अपने एक्सपेंसेस में क्लेम नहीं करेंगे। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप क्लेम उस सूरत में करेंगे जब डेप्रिसिएशन हो। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, आपका कोई वेयर हाउस है, गोडाउन है, ठीक है, वहां से कोई चीज आप लेके आते हैं और अपनी दुकान में रखते हैं और वो फ्रीक्वेंटली गाड़ी इस्तेमाल होती है, नॉर्मली होता है बिजनेस में, ठीक है, एक वेयर हाउस होता है या गोडाउन होता है, वहां से आपका डेली बेसिस पे आप कोई सामान लेके आते हैं और अपनी दुकान पे रखते हैं, इट्स पॉसिबल। तो वो गाड़ी जो है उस आपने गाड़ी नहीं ली थी लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता यूज हो रही है, उसकी डेप्रिसिएशन यानी वियर एंड टियर हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रही गाड़ी, तो उसकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज बता दी गई है कि इतना साल का आप क्लेम कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस, वो आप अपने एक्सपेंस में डाल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये नहीं कि गाड़ी की पूरी कीमत डाल दें कि ये मुझे दे दें आप, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसका साल का यानी खर्चा समझ लें, गाड़ी कुछ उसमें मरम्मत होती होगी, कुछ और मसले मसाइल होंगे, तो वो उसका वियर एंड टियर, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पूरा टेबल है, यानी डेप्रिसिएशन से मुराद उसका वियर एंड टियर, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल हो रही है तो पुरानी हो रही है, तो वो उसकी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के साथ एक और चीज होती है अमोर्टाइजेशन, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई डेप्रिसिएशन, पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अभी पूछ लें, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जी पर्सनल एक्सपेंस जो है वो आप अपने एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या बिजनेस एक्सपेंसेस की कोई एग्जांपल दे दें, जैसे मैंने आपको रेंट की एग्जांपल दी है, जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी है, ठीक है, यूटिलिटीज की एग्जांपल दी है, ये सारे बिजनेस एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप एज एन एक्सपेंस क्लेम होती हैं, और कुछ चीजें जैसे पर्सनल एक्सपेंस है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ उस सूरत में क्लेम करेंगे अगर आपकी गुड जो है वो डेप्रिशिएबल हो, यानी जैसे गाड़ी की एग्जांपल। सही है, कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा जी, अब जैसे आपने सवाल पूछा है कि डायरेक्टर अगर कोई कंपनी, वो जस्टिफाई करना होगा कि जी हम हमारा डायरेक्टर जो है किस फिलहाल जगह पे गया था, कोई एग्रीमेंट साइन करने गया था, या किसी खास कोई ऐसा ट्रिप था उसका जो कि रिलेटेड टू बिजनेस था, तो वो फिर आप ट्रैवल एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि जी वो गया और वहाँ
बहाना करके और पीछे अपना घूमने फिरने निकल गया, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, वो आपने प्रॉपर बताना होगा। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन जी की सिंपल है। डेप्रिसिएशन मैंने ये बताया था आपको कि वियर एंड टियर, यानी आपका रोज का रोज कोई चीज इस्तेमाल होती है ना, तो जाहिर है कि उसका अगर वो बिजनेस में ही इस्तेमाल हो रही है, भाई जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी, जो मैंने आपको गाड़ी की भी एग्जांपल दी थी, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपने आप फॉर एग्जांपल जी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आपने लगाया हुआ है, ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ आपने और वो आपका बिजनेस है। अब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो रोजाना इस्तेमाल हो रहा है और रोजाना ही पुराना हो रहा है, यानी इस्तेमाल की वजह से वियर एंड टियर हो रही है, उसकी इस्तेमाल हो रहा है, पुराना होता जा रहा है, तो उसकी डेप्रिसिएशन हर साल की आप क्लेम करेंगे कि जी मेरा जो प्लांट है अब उसकी कीमत पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, यानी अब मैंने उसमें से ये माइनस कर दिया है, ये पैसे जो है आप मेरे टोटल जो इनकम है उसमें से माइनस कर दें, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डेप्रिसिएशन। रिपेयर कंस्ट्रक्शन जी बिल्कुल, ये आप बिल्डिंग्स की जो है अपना वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ चीज़ों पर है कुछ चीज़ों पर नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है जी। फिलहाल अभी इतना समझ लें, जब वन बाय वन हम सेक्शंस पर जाएंगे, बट ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपने अभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और लेकिन आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है, बिकॉज जब मैं आपको सेक्शंस पे ले जाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, एक्सपेंस हमने कहाँ डिस्कस किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ डिस्कस किया है, डेप्रिशिएबल एसेट्स कहाँ डिस्कस किए हैं, पर्सनल एक्सपेंस क्या चीज़ है, ये आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ब्रॉडली बता दिया है एग्जाम्पल्स के साथ कि क्या चीज़ क्या होती है और कहाँ ये हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती। सारे सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं होगी, जो सेक्शंस आपको याद करने होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये सेक्शंस आपने याद कर लेना है, सारे सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था सेक्शन 2, ये आपने याद करना है कि सेक्शन 2 इज ऑलवेज अबाउट डेफिनेशंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 डेफिनेशंस को डिस्कस करता है, और मैंने दूसरी चीज आपको बताई थी कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेक्शन होता है, एक सब सेक्शन होता है और एक क्लॉज होता है। ये चीजें आपने रखनी है जहन में, और जहां सेक्शन कोई बताना होगा याद करने वाला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि इज इट बिकॉज इज इट ओके फॉर एवरीवन, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि ओवर डाइजेस्टेड तो आप लोग नहीं हो गए, इज इट ओके फॉर एवरीवन, या अगर आप ये समझते हैं कि ओवर बर्डन हो रहा है तो वी कैन स्टॉप एंड वी कैन कंटिन्यू टुमारो। ये एक स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कैन गो फॉरवर्ड, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं डिस्कस करता रहूं और आप फिर आप पीछे चीजें बोलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो तरह की रिजीम है, दो तरह की रिजीम होती हैं, यानी रिजीम से मुराद है टैक्स जो लगेगा, इनकम टैक्स वो दो तरह से लगेगा। एक होगा फाइनल टैक्स रिजीम और एक होगा नॉर्मल टैक्स रिजीम। यानी फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब है अगर मैं किसी चीज पे कोई चीज टैक्स लगा दूंगा तो उसमें मैं एक्सपेंस क्लेम कोई नहीं कर सकता, वो एक अमाउंट मुझे बता देंगे जी इतने % है ये टैक्स जमा करा दो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आता है, इनकम है ना मेरी, ठीक है, प्राइस बॉन्ड अगर मेरा निकल आया कि मेरे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए निकल आए या 10 करोड़ रुपए निकल आए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, अल्लाह करे वैसा हो जाए, तो जस्ट किडिंग, ठीक है,
तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा कि जी उसमें ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये बताएंगे कि जी अगर आप इतने हैं तो इसमें ये एक्सपेंस माइनस कर दें और ये कर दें और बाकी पैसे हम जो है आप अपने पास रखें, ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन परसेंटेज बता दी गई है कि जी अगर आपके 10 करोड़ रुपए निकलते हैं या 10 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल छोटी अमाउंट ले लेते हैं, 10 लाख रुपए अगर आप निकल रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे 50,000 रुपए ले लेगी। एक परसेंटेज है, ये मैंने आपको एक अभी रॉ एग्जांपल दी है। तो ये क्या है, ये FTR या फाइनल है, यानी ये एक ऐसा टैक्स है जो फाइनल टैक्स है, अब दोबारा उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। एक दफा ले लिया ना, उस पर कोई एक्सपेंस है ना कुछ है, बस एक दफा जमा कराओ, जान छूट गई। नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होगी कि ये आपको टैक्स खुद बताएंगे, आपने सिर्फ इनकम बतानी है, टैक्स आपको कैलकुलेट करना होगा, अपने एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे, जमा करवाएंगे, फिर टैक्स अथॉरिटी आपको बताएगी कि जी ये सही था कि गलत था। हो सकता है कि आपने चीजें कुछ गलत क्लेम कर ली, हो सकता है कि आपने कुछ चीजें कम क्लेम की हो, आपको कहते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं, आपके तो कम टैक्स बनता था, आपने ज्यादा दे दिया, या आपने ज्यादा दे दिया, कम देना था आपको, या कम दिया था ज्यादा देना था आपको, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फाइनल टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज है, जमा करवाया ना, वो आपसे कुछ पूछेंगे ना आपने कुछ बताना, दैट्स इट। ये FTR कहलाता है। ये मैंने आपको प्राइस बाउंड एग्जांपल। कोई सवाल है अभी तक? ये नॉर्मली दो तरह की टैक्सेशन ही डिस्कस होगी, कुछ और भी चीजें आएंगी, लेकिन नॉर्मली बड़ी दो रिजीम्स हैं, या परसेंटेज डायरेक्टली होगी या यानी नॉर्मली कैलकुलेशन होगी जिसपे खुद बताना होगा टैक्स। सही है जी? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? जी सवाल पूछ लें आप। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज मैंने डिस्कस नहीं की है, बहरहाल आप पूछ सकते हैं सवाल, प्लीज गो अहेड। आप चैट बॉक्स में अगर अनम्यूट नहीं हो रहा तो आप चैट बॉक्स में लिख दें सवाल। अच्छा जी, NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम की एग्जांपल बिजनेस इनकम, जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस इनकम इज NTR। आपका कोई सिंपल सा बिजनेस है, दुकान चलाते हैं या कोई आप कंपनी चला रहे हैं, कोई भी, ये NTR, ठीक है, नॉर्मल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम जिसमें कोई जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, या फॉर एग्जांपल जी प्रॉफिट आपको मिलता है, आपने बैंक में पैसे रखवाए, ठीक है, आपको बैंक हर 6 महीने के बाद उसमें कुछ आप फॉर एग्जांपल जी आपने 50 लाख रुपए रखा है, 50 लाख पे आपको बैंक हर 6 महीने 30,000 रुपये आपको दे रहा है हर 6 महीने के बाद। 30,000 में से एक पर्टिकुलर खास रकम डिडक्ट कर लेंगे टैक्स के बाद, ये FTR है, ठीक है, यानी आपकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिडक्ट हो जाएगी। अब ना आपसे टैक्स अथॉरिटी पूछेगी, ना आपने कुछ बताना है कि जी मैंने तो इतना जमा कराया, उन्होंने कहा जी नहीं आपको इतना करवाना था, कोई डिस्कशन नहीं होगी, बस परसेंटेज डिफाइंड है, खुद ब खुद डिडक्शन हो जाएगी आप, ठीक है। NTR जो है वो सिंपल बिजनेस इनकम, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई आप कारोबार है, वो सिंपल NTR कहलाती है, जिसमें आपने इनकम आई आपके पास, आपने कैलकुलेट की, अब उसमें से डिडक्शन करें कि जी ये मेरे खर्चे थे, उसमें से माइनस किए, उसके बाद आपके पास जो बाकी पैसे बचे उस पर टैक्स लग जाएगा, फिर आपने वो टैक्स जमा करवाना है, टैक्स अथॉरिटी आपको बताएगी ये टैक्स ठीक था या गलत था, आपको इतना जमा कराना, इतना नहीं करवाना, ये आपको फर्दर जमा करवाना है, या जो भी है वो सारी NTR में डिस्कशन होगी, FTR में ऐसा कुछ नहीं होगा। सही है जी? Am I clear? ये सब चीजें आ जाएंगी, नथिंग टू वरी अबाउट, परेशान ना हो, टैक्स ईयर ये सब कुछ आ जाएंगे।
आई सपोज के आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, तो 1 आवर जो है वो हमारा कंप्लीट भी हो गया है, और आई बिलीव के अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, और इसी को हम कल कंटिन्यू कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल नोट कर लें, हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे जी। लेक्चर सारे आपको मिल जाएंगे, स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो वो आप अपने पास नोट करके रखें, हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। हम टॉपिक्स को, जब टॉपिक्स आएंगे तो हम उसमें कहीं ना कहीं उसको रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर कोई आपको लेक्चर में कोई चीज़ मिस हो रही है या समझ नहीं आ रही है तो वो काइंडली ज़रूर पूछ लें मुझसे, ठीक है जी। तो आज हम इसको फ़िलहाल यहीं तक रख लेते हैं, कल हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे 7 बजे आपसे, और अगेन वी कंटिन्यू सेम लेक्चर, सही है। सो टुडे वी आर लाइक अप फॉर द लेक्चर, एंड इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग टुमारो, ठीक है जी। थैंक यू, Thank you so much, sir. Thank you so much. Allah Hafiz.